हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप सब बच्चों से प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल सीक्वेंस में लेक्चर प्लेसेस किए जाएंगे, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वेक्टर लेक्चर 2 की, जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। हम ट्राइएंगल लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर उसके बाद उस मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 9th और 10th क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी और नीट फाउंडेशन के, उनकी एनसीईआरटी के, और 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी और नीट के लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस में प्लेस किए जाएंगे पूरे पूरे चैप्टर के। जैसे आज लेक्चर 2 की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो लेक्चर 1 आप लोग चेक कर सकते हैं, वो V2 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी प्लेस्ड है। एक मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा मैंने अपने रिजल्ट्स के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको ये लगे कि भाई लेक्चर्स तो बहुत धीरे धीरे प्लेस होंगे और हमें तेजी से कवर करने हैं, तो आप चाहे तो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉल मी, और पूरी कोर्स की डिटेल आप लोग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आप लोग चैनल को सर्च करें तो V2 क्लासेस या V2 क्लासेस हिसार या विकास सर फिजिक्स के नाम से सर्च करें और अपडेट कर लें, ताकि जो भी अपडेशंस होगी यूट्यूब चैनल पे V2 क्लासेस के, वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर। देखो, अभी मैंने आपको ना सिर्फ ट्राइएंगल लॉ बताया है। अभी मैंने आपको सिर्फ ट्राइएंगल लॉ बताया है। चलो एक काम करते हैं, पहले अपन पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको तीनों लॉज के बारे में पता रहे, और उसके बाद फिर अपन रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की और उसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो पैरेललोग्राम में क्या है चेक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक पैरेललोग्राम बनाना होगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। तो इसे बनाएंगे सब बच्चे। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पहले मैं हेडिंग डाल दूं या बाद में लिख दूंगा, कोई बात नहीं। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। तो देखो, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, अच्छे से देखना, अच्छे से। दूसरा वेक्टर मैंने ये ले लिया, ये मैंने, चलो मैं ऐसे एरो लगाता हूं, इस प्रकार से एरो लगाता हूं। एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने ये ले लिया। आराम से चेक करना, आराम से। टेल और हेड से जुड़े हैं तो साइक्लिक ऑर्डर में है, ये मैंने बता दिया था आपको। तो इस वेक्टर को मैंने मान लिया पी वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने मान लिया क्यू वेक्टर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो, एक वेक्टर मैंने ये और ले लिया और दूसरा वेक्टर मैंने ये और ले लिया। आराम से चेक करना, आराम से। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये भी पी वेक्टर होगा, क्या मेरी बात गलत होगी? क्या मेरी बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी सर। कारण ये है कि ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स यानी कि लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी बराबर है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स यानी कि लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो नंबर 3 है ये क्यू वेक्टर है, तो ये जो नंबर 4 में बोल रहा हूं ये भी होगा क्यू वेक्टर सिमिलरली। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अब एक ये वाला वेक्टर देखो, ये वाला वेक्टर अच्छे से चेक करना, ये वाला आराम से चेक करो, यहां पे हम जल्दी नहीं कर सकते, आराम से चेक करो। देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ट्राइंगल नंबर 1, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में पाऊंगा। और अगर मैं ट्राइंगल नंबर 2 को देखूं, तो इसमें भी दोनों को मैं
साइक्लिक ऑर्डर में ही पाऊंगा। तो ये जो टेल से लेके और हेड तक मैंने ड्रॉ किया है, ये सभी को पता है कि आर वेक्टर होगा, सभी को पता है। मेरा पॉइंट ये है कि चाहे आप पहले ट्राइंगल से देख लो, चाहे आप दूसरे ट्राइंगल से देख लो, एक ही बात है, एक ही बात है। कोई भी ट्राइंगल अगर मैं लूं तो मैं यहां पे आर वेक्टर को फिर से क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, जरूर लिखना फ्रॉम एनी ट्राइंगल। और ये मैंने जो लिखा है, ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ये वाली चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये मैंने कैसे लिखी है, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि देखो ये एडिशन है बीच में वेक्टर्स की, जो लास्ट टाइम भी मेरा सिखाने का तरीका था आपको, और ये मैंने क्या बनाया हुआ है, पैरेललोग्राम। अच्छे से चेक करना, अच्छे से चेक करना, आराम से, आराम से चेक करना। और ये क्या है, सेकंड लो, प्लीज नोट करो, सेकंड लो। अब इसके बाद है तीसरा लो, जिसके लिए मेरे को कैमरा ऑन करने दो। पहले एक बार इसे चेक कर लो, आराम से, आराम से चेक कर लो। क्या होता है, पॉलीगन, कोई भी क्लोज फिगर जैसे ट्राइंगल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 साइड्स, स्फीयर रेक्टेंगल आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ 4 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स का, हेक्सागन 6 साइड का, एंड सो ऑन। तो क्या ट्राइंगल लो पॉलीगन लो नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ट्राइंगल एक पॉलीगन होती है हैविंग 3 साइड्स। क्या पैरेललोग्राम लो पॉलीगन लो नहीं है? बिल्कुल है। अब पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, तो पॉलीगन में तो कितनी भी साइड्स बना सकते हो, पॉलीगन में तो कितनी भी साइड्स बना सकते हो। एनी क्लोज फिगर इज अ पॉलीगन। तो मैंने क्या किया, एक बार जरा चेक करते हैं, सुनो मेरी बात। मैंने क्या किया, गिनते जाना, गिनते जाना। ये मैंने पॉलीगन की एक साइड ले ली, ये मैंने दूसरी साइड ले ली, सबको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मैंने तीसरी साइड ले ली, ये मैंने चौथी ले ली। क्या ऐसे ही पांचवी छठी सातवीं ले सकता हूं? पर हमारा काम इससे चल जाएगा। सर कैसे? मैं 5 साइड का पॉलीगन ले लेता हूं, और जो पांचवा वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा नीले रंग वाला। आराम से चेक कर लो, नीले रंग वाला, आराम से चेक करो। तो क्या किया मैंने, मैंने लिया है पॉलीगन ऑफ 5 साइड। ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाया था, जब मैं आर वेक्टर सिखा रहा था, तब मैंने ये सारे कुछ ये माने थे। अच्छे से चेक कर लेना, फटाफट दोबारा लिख रहा हूं, फटाफट दोबारा लिख रहा हूं। और जो आखिरी बचेगा वो ये होगा। आराम से चेक करो, आराम से। और सभी के सम के बराबर होगा। तो मैं फटाफट लिख के आगे बढ़ता हूं। ये होगा बराबर, सुनो बच्चों, ऐसे लिखो ना, प्लस अप टू दिस, ऐसे लिखो ना मेरे कहने से, ठीक है, ऐसे लिखो ना। और ये क्या है, नोट करें, प्लीज नोट करें। एंड दिस इज
थर्ड लो, नोट करें यहां पर। सर ये जितने भी लॉज है इनसे किया क्या जा रहा है? तो मेरे बच्चों इनसे एडिशन की जा रही है, किसकी? वेक्टर की। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर इन लॉज से क्या किया जा रहा है। इन लॉज से वेक्टर्स की एडिशन की जा रही है, एडिशन। अभी तो हमने आर वेक्टर लिया है, आर वेक्टर लिया है। अब हम इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और इसकी डायरेक्शन की। तो इसे मैं हटा रहा हूं और सब बच्चे हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम ट्राइएंगल लो। ट्राइएंगल का सिंबल बनाया है, सिंबल। और इसकी डिस्कशन पे आगे बढ़ने से पहले सिर्फ मेरे को एक बात बताओ कि मान लो दो वेक्टर इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं किसी भी एक को डिस्प्लेस करके दोनों की टेल को ऐसे कॉमन बना लूंगा इस प्रकार से, और फिर दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल ले लूंगा जो कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या मैंने ये बात बताई थी सभी को? अगली बात, क्या मैंने ये बताया था क्या मैंने ये बताया था? फटाफट बता दो। तो अगर ये वाली बात है तो चलिए थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो ट्राइएंगल लॉ में क्या होता है? ये दो वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में लगाए जाते हैं और ये तीसरा हुआ करता है रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको केस बताया है। तो ये निकाला कैसे गया होगा? इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके ऐसे, पर मैंने वो डिस्प्लेसमेंट शो नहीं की, कारण आपको अभी पता लग जाएगा जैसे जैसे हम डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। मैंने वो डिस्प्लेसमेंट शो नहीं की। अगली बात क्या है देखिए, वो ये है कि जैसे वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल होता है, मैग्नीट्यूड का भी होता होगा। तो अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी लिख के उसे मोड में रख दूं तो ये होता है सिंबल ऑफ, मेरे कहने से पूरा लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ या सिंपली ये लगा दो। सुनो मेरी बात, कुछ सिखा नहीं रहा, याद रखने वाली बात है। सिंबल्स से यही तो पता लगता है किस क्वांटिटी की बात कर रही हैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही हैं कि नहीं, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रही हैं कि नहीं। तो ये याद रखने वाली बातें होती है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऊपर एरो लगा हो तो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही हैं, एरो के साथ मोड हो, दो वर्टिकल लाइनें, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रही हैं। ना एरो हो ना मोड हो तो भी मैग्नीट्यूड की ही बात कर रही हैं।
ना मोड हो ना एरो हो तो भी मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। सो अगर मैं आपको यह कहूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, कि ये पी वेक्टर है, ये वाला, तो इसकी जो लेंथ होगी, अब इसे ध्यान से देखना, इसकी जो लेंथ होगी, क्या मैं उसे इसके बराबर लिख सकता हूं? एक बार बता दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है डेरिवेशन का। वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है, और मैग्नीट्यूड को सिंपली क्वांटिटी से दर्शाते हैं, मैग्नीट्यूड को सिंपली क्वांटिटी से दर्शाते हैं। तो अगर ये वाली बात है तो इसे मैं एक बार हटा देता हूं, ये बस सिखाने के लिए था, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड्स की बात करनी है। तो इसे मैं लिख सकता हूं वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, दैट इज क्यू, और इसे मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, दैट इज आर। आराम से चेक करो, ये आर क्या है, ये मैग्नीट्यूड पूरा लिख लेना ऑफ, सर आपने लिख के क्यों दिखाया, क्योंकि यही तो निकालना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को बनानी थी, इसीलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट शो नहीं की। आराम से चेक करो इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ये वाला एंगल इतना हुआ करेगा, आराम से चेक करो। अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाली लेंथ इतनी होगी तो एग्री करोगे क्या, और ये वाली इतनी होगी, एग्री करोगे क्या? सर कैसे, एक बार थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, तो b बाय एच हुआ करता है cos थीटा, b और h है q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेस आ गया q cos थीटा, और इसी तरह से परपेंडिकुलर आ जाएगा q sin थीटा। क्या ये वाली बात क्लियर हुई सभी को? तो इसे मैं यहां से एक बार हटा रहा हूं, बस खत्म करते हैं। तो ये पूरी की पूरी लेंथ इतनी हो जाएगी, चेक कर लो। मेरे को निकालना है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूं। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का, पाइथागोरस लगाई है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं, एक बार करके दिखा देता हूं, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और फिर मेरा हर साल तरीका है कि इसको और इसको ऐड करने पे मैं बताता हूं क्यू स्क्वायर बनेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। आराम से चेक करो, आराम से। तो आप लोगों को जो आर स्क्वायर मिलेगा, ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज है। तो अगर मैं आर की बात करूं तो मैं ये स्क्वायर हटा दूंगा, अगले स्टेप में लिख लेना, और मैं यहां पे रूट लगा दूंगा। आराम से चेक करो, आराम से। क्या निकाला है? फॉर्मूला ऑफ
मैग्नीट्यूड, पूरा लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। ऑब्वियस सी बात है, याद रखना है, क्योंकि अभी अप्लाई करेंगे। नोट करो यहां तक। तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर गिवन है, इफ P वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दिया हो तो फाइंड करना है एंगल बिटवीन P वेक्टर कभी भी आपको कहे एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, तो आप समझ जाना कि इसकी बात कर रहा है। समझ जाना, सुनो मेरी बात प्लीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी का बहुत यूज है। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से यह समझना होता है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर कोई आपसे इस चैप्टर में कहे फाइंड एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, थीटा की। तो क्या मैं बार बार ऐसे लिखूंगा? नो, मैं सीधा लिखूंगा फाइंड थीटा। तो आप समझ जाना कि सर P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल निकलवाना चाह रही है। प्लीज समझिए इस चीज को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ये हर साल तरीका रहा है कि बच्चों को जो कंफ्यूजन हो सकती है, जो मैंने सालों में देखा है कि बच्चों को जनरली कहां कहां कंफ्यूजन हो जाती है, मैं साथ साथ उसे क्लियर करता चलता हूं। ये मेरा हर साल तरीका रहा है ताकि मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ परफेक्टली समझ में आता रहे। एक बच्चे ने बोला 120 डिग्री, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। और अभी करता हूं सॉल्व, 1 मिनट। चलिए, तो इसको तो एक बार देख लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें। तो मैं यहां पे स्क्वायर करके लिख रहा हूं। देखो, सब बराबर ही तो है। अगर सब बराबर है तो मैं P को भी R लिख सकता हूं, Q को भी R लिख सकता हूं। P इंटू Q R स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो, चेक करो, क्या सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे? बताना, निकाल लोगे क्या? इट्स क्वाइट इजी। जैसे एक R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करके आंसर निकालोगे, आपको कोस थीटा इतना मिलेगा। ये सब बच्चों को ध्यान रखना है कि ये वैल्यू 120 डिग्री पे हुआ करती है। ये सब बच्चों को ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है? कि कोस थीटा की ये वाली वैल्यू 120 डिग्री पे हुआ करती है, ये ध्यान रखना है। क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका भी है? बिल्कुल। तो मैं आपको इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहा हूं, चेक करना। देखो, मैंने अभी बनाया था ट्राइएंगल लो का वेक्टर डायग्राम। वो कुछ ऐसे था, चेक करना, वो कुछ ऐसे था। अब देखो, सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे को
इस मेथड का आइडिया कैसे लगा। देखो फिजिक्स में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेथड लगाया जा रहा है उसका आइडिया कहां से लगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही तो है, और न्यूमेरिकल्स में आइडिया ही तो लगाना है कि भाई कौन सी इक्वेशन लगाएं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो मेरे को आइडिया कैसे लगा, ऐसे लगा कि ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये सब बराबर है, तो मेरे को ये आइडिया लग गया कि ये ट्राइंगल और अगर ऐसा है तो मैं समझ गया कि हर एक एंगल इतना है, चेक कर लो, चेक कर लो। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तो डिस्प्लेस करके मिलेगा ना, डिस्प्लेस करके मिलेगा ना, चेक कर लो। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तो यही होगा, और नजर आ रहा है कितना होगा। तो कोई भी तरीका अपना आप अपना सकते हो, एक ही बात है। अब इसमें एक पॉइंट है और वो ये है कि इस तरीके से तो आप रूबरू हो कि भाई आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया, पर इस तरीके से आप रूबरू नहीं हो, आपको यह नहीं पता किस प्रकार के क्वेश्चंस में ये वाला तरीका अपनाया जाता है। तो ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है ना, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। ये तरीका किस प्रकार के क्वेश्चंस में लगाया जाता है ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये तरीका है क्या। ये तरीका है वेक्टर डायग्राम मेथड। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। और ये वाला क्या तरीका है, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, पूरा लिख लेना, मेथड। तो इस वाले से तो हम रूबरू है, इस वाले से, और दूसरे वाला ये रहा, दूसरे वाला ये रहा। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चंस में लगा करता है और आइडिया कैसे लगता है कि वेक्टर डायग्राम बना के भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है। अभी के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। और अगला क्वेश्चन एक बार देखने दो। अगले क्वेश्चन में ना कुछ कंडीशंस है। सर क्या? सेकंड क्वेश्चन, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है P और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2P, और इस केस में R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है R। एक तो ये कंडीशन दे दी और दूसरी क्या दे दी मैं बताता हूं, एरो के दूसरी तरफ लिखूंगा। दूसरी ये दे दी कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 3 गुना कर दिया, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 गुना कर दिया, तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया। तो ये दूसरी कंडीशन अपने को दे दी। ये दो कंडीशंस अपने को गिवन है, आराम से चेक करो। और पता क्या करना है, शुरू हो जाओ बच्चों, फ्रॉम शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ये क्यों लिखा जाता है फ्रॉम गिवन डाटा, टू एंश्योर कि भाई ये जो कंडीशंस दी हुई है यहीं से ही आंसर निकलेगा, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहीं से ही आंसर निकलेगा। ये एंश्योर करने के लिए करते रहो कोशिश, करते रहो कोशिश। मेरा सजेशन सब बच्चे आंसर बताएं, मेरा सजेशन है सभी को।
-5/8 अभी देखते हैं, लेट्स चेक। पहला केस अगर मैं देखूं तो मैं r के स्क्वायर को लिखूंगा p स्क्वायर और मैं q को लिखूंगा ये, चेक कर लेना, +2p q को ये लिखूंगा इनटू ये, चेक कर लेना आराम से। अगर मैं दूसरे को देखूं तो मैं लिखूंगा इसका स्क्वायर, p का स्क्वायर, q का स्क्वायर, 2p दैट इज इतना, q इनटू ये 2r का स्क्वायर देखूं तो ये बनेगा, आराम से चेक करो, आराम से चेक करो। अब हमें यहाँ पे कुछ एलिमिनेशंस करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर आपका क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आर स्क्वायर का वैल्यू देखूं यहां से तो वो बना पी स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर cos थीटा बराबर 5p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर cos थीटा। और अगर मैं इस वैल्यू को यहां यूज करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा 9p स्क्वायर, 16p स्क्वायर, 24p स्क्वायर cos थीटा, 25p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा बराबर 4 और r स्क्वायर को पुट करूंगा, r स्क्वायर को पुट करूंगा, कितना पुट करूंगा? 5p स्क्वायर प्लस इतना। और देखो ऐसा करते ही ये p स्क्वायर हर तरफ से कैंसिल होगा, चेक कर लो, मैं स्क्वायर स्क्वायर काट देता हूं, चेक कर लो, और पूरी इक्वेशन cos थीटा में आ गई, चेक कर लो। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, क्लियर हुआ क्या यहां तक सभी को? तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये होगा, नोट करें, ये होगा, यहां तक नोट करें, यहां तक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की भी बात करते हैं और बिल्कुल एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा चेक करना, बिल्कुल एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक करना जरा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमें एक ये ट्रायंगल दी हुई है, बिल्कुल एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक करना जरा। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो मेरी बात। ये मैंने कुछ वेक्टर्स लगा दिए, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या मैं सही बोल रहा हूं? नीले वाला, देखो कोई कारण है मैं पूछ रहा हूं। अब मैं आपको कुछ और वेक्टर्स दिखाता हूं, अब मैं आपको कुछ और वेक्टर्स दिखाता हूं, कीपैड पे अपना हाथ रखना। क्या मैं इस वेक्टर को अगर मैं ये 1 और 2 मान लूं तो रिजल्टेंट वेक्टर बोलूं ऑफ 1 एंड 2? बताना, बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या? इसे मैं एक बार हटा रहा हूं, इसे मैं एक बार हटा रहा हूं। अगर मैं इसे वेक्टर नंबर 3 बोलूं तो क्या मैं इसे अगर मैं इसे वेक्टर 4 बोलूं
तो क्या मैं इसे आर वेक्टर बोलूं ऑफ 3 and 4? तो ऐसा मैं आपको कोई क्वेश्चन देने वाला हूं। सर आपका क्या मतलब? देख लो जरा, देख लो जरा। ये मेरे को कुछ यहां पे वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक ये दिया हुआ है, ठीक है, एक ये दिया हुआ है, आराम से चेक करना। एक ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आराम से चेक करना, आराम से। और कौन कौन से वेक्टर्स है? एक ये है, एक ये है। तो ये मेरे को दिया हुआ है पी वेक्टर, ये मेरे को दिया हुआ है क्यू वेक्टर, एस वेक्टर, ये मेरे को पॉइंट दिया हुआ है O1, O2, O3। तो दो वेक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। मैं आपको ना नीले रंग से अलग से शो करता हूं। एक तो आपको ये O1, O2 वेक्टर नजर आ रहा होगा, और दूसरा आपको ये O2, O3 वेक्टर नजर आ रहा होगा। मैंने नीले रंग से अलग से शो किया है, अलग से। तो मेरे बच्चों ये कौन सा है? O1, O2 वेक्टर, और ये कौन सा है? O2। करना क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। करना ये है, फाइंड रिलेशन ऑफ these vectors if these vectors are equal। 1 मिनट का आप पे समय है, फटाफट 1 मिनट का समय। अगर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बराबर हो तो रिलेशन निकालना है, वो मैंने लिख दिया। तो रिलेशन निकालना है, अभी चेक करते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, लेट्स चेक। तो मैं करूंगा क्या, एक मैं ये ट्राइंगल ले लूंगा O1, O2 वेक्टर वाली, ये दूसरी ले लूंगा O2, O3 वेक्टर वाली। अगर मैं पहली ट्राइंगल में देखूं तो ये साइक्लिक ऑर्डर, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला। अगर मैं दूसरी ट्राइंगल देखूं तो फिर साइक्लिक ऑर्डर, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला होगा। आराम से चेक करो, जल्दी है नहीं। आई कैन श्योरली राइट एस वेक्टर प्लस O1, O2 वेक्टर बराबर ये। इन द वेरी सिमिलर वे क्यू वेक्टर प्लस ये बराबर ये। आराम से चेक कर लो, आराम से। और बस O1, O2, O2, O3 इक्वेट कर देंगे। तो मेरे को यहां से मिलेगा ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। चेक कर लेना आराम से, आराम से चेक कर लेना। यहां से और यहां से रिलेशन मिल जाएगा, आराम से चेक कर लेना। और अगर वो रिलेशन मैं देखूं तो मैं एरो के दूसरी तरफ लिखूंगा, वो रिलेशन यहां पे बनेगा। लेट मी चेक, ट्वाइस ऑफ क्यू वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस
आराम से चेक करो, ये रिलेशन बनेगा। उसके बाद अगला कंसेप्ट है, हम बात करेंगे आर वेक्टर की डायरेक्शन की। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो प्लीज पूछ लेना। मान लीजिए ये एक चलता हुआ रोड है, चलता हुआ रोड है, ये थोड़ा सा उठ गया, पुल आता है, फ्लाईओवर आता है ना। जैसे ये चलता हुआ रोड है, एक मिनट, स्क्रीन एक बार हटाने दो। जैसे पुल आता है, फ्लाईओवर आता है, तो जैसे ये चलता हुआ रोड है और एकदम से कोई फ्लाईओवर आ गया या पुल आ गया तो रोड उठ गया। ठीक है, तो रोड उठ गया। तो अच्छे से देखना, तो ये रोड चल रहा था, ये उठ गया, जो चल रहा था वो बेस हो गया, जो उठ गया वो परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो कितना उठा, क्या मैं इस एंगल से पता कर सकता हूं? तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, मेरे पास चलता हुआ रोड है, और वो कितना उठा, कितना उठा मतलब परपेंडिकुलर, और चलता हुआ रोड मतलब बेस। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाय बेस कर दूं तो पता लगेगा इतना। यानी कि इस एंगल की टेंजेंट वैल्यू से मैं ये पता कर सकता हूं कि कितना रोड उठा। कितना उठा, अगर परपेंडिकुलर देखूं तो ये आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना रोड उठ गया। तो कहने का क्या मतलब है, प्लीज आप समझिए, कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, वो अगर मैं लाइन का एंगल थीटा मान लूं तो उसकी टेंजेंट वैल्यू से पता लगता है। कहने का मतलब ये है, टेंजेंट ऑफ एंगल एक्सप्लेन लाइन हाउ मच लिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस क्या है मेरा, चलता हुआ रोड। समझना प्लीज, मैं आपको फिजिक्स सिखाने के लिए हूं। तो अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास कोई लाइन नहीं है, मेरे पास कोई वेक्टर है, और अगर मेरे को इस वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है। सर क्या मतलब है आपका डायरेक्शन का, प्लीज एक बार समझिए। सर क्या मतलब है आपका डायरेक्शन का, कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, ये मतलब है। जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस है, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो अगर मेरा वेक्टर ऐसे है मैं कहूंगा कम उठा हुआ है, अगर मेरा वेक्टर ऐसे है मैं कहूंगा ज्यादा उठा हुआ है। क्या मतलब होता है वेक्टर की डायरेक्शन का, कि वेक्टर एक्स एक्सिस के मुकाबले कितना उठा हुआ है। तो सुनिए मेरी बात, प्लीज सुनिए मेरी बात। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये रही मेरी एक्स एक्सिस, इसके साथ मैंने वेक्टर का एंगल मान लिया ये, तो इसकी टेंजेंट वैल्यू मेरे को देगी हाउ मच वेक्टर लिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और वही चीज बराबर होगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस चीज के लिए मैं आप लोगों को ये सारी कहानी बता रहा था, कि जो यही वैल्यू होगी कि भाई जितना वेक्टर एक्स एक्सिस से उठा है वही इसकी डायरेक्शन होगी। कहने का क्या मतलब है, मैं सारा हटा दूंगा उसके बाद। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री उठा है, तो मैं डी होता है ना, स्केल होता है, कंपास होता है, ऐसे डी होता है, मैं उस डी से कोई भी पॉइंट मार्क कर लूंगा, उस पॉइंट तक वेक्टर बना दूंगा, और वो पॉइंट कहां मार्क करूंगा, 30 डिग्री पे, तो मेरे को वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाएगी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर is explained by tangent of angle made by vector with x axis।
कहने का क्या मतलब है, मैं आपको लिख के बताता हूं, प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख के बताता हूं। कंसेप्ट, और वो ये है, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर एक्सप्लेन बाय टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय वेक्टर with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नोट करें यहां तक, अभी यूज में लेंगे, नोट कर लो एक बार, अभी यूज में लेंगे। तो अगर मेरे को ट्राई एंगल लो की बात करनी है, सो दिस इज द अरेंजमेंट। चेक करें, चेक करें। तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया था पी, क्यू वेक्टर का मैंने लिख दिया था क्यू, और आर वेक्टर का मैंने लिख दिया था आर। मैंने आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल मान लिया बीटा। आराम से चेक करना। तो मैंने ये परपेंडिकुलर गिराया था, ये बेस एक्सटेंड करके राइट एंगल ट्राइंगल बना ली थी मैंने। आराम से चेक कर लो। ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल था, ये क्यू कॉस थीटा था, ये क्यू, और ये पूरा नजर ही आ रहा है सब बच्चों को, इतना था। चेक करें। तो जो बीटा मैंने माना है, अगर मैं उसकी टेंजेंट वैल्यू ले लूं, जो हुआ करता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये एंगल 90 है। तो परपेंडिकुलर और बेस पता लग गया आपको। परपेंडिकुलर होगा ये, बेस होगा ये। क्या निकाला है मैंने, सुनो मेरी बात, क्या निकाला है मैंने, मैंने निकाला है एंगल, या सीधा लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। किसकी डायरेक्शन, इसकी, जो कहां से पता लगी, इसने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसकी टेंजेंट वैल्यू से, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। और ऑब्वियस सी बात है, ये उसका फॉर्मूला निकाला है मैंने, और ये सब बच्चों को याद रखना है, सीधी सी बात है। तो अभी तक मैंने दो फॉर्मूले निकाले हैं, एक ये मैंने दूसरा फॉर्मूला निकाला है आर वेक्टर की डायरेक्शन का, और थोड़ा मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं। जो पहला फॉर्मूला था वो मैंने ये निकाला था आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। आराम से चेक करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से। अब यहां पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ ली है तो बहुत अच्छे, पर फिजिक्स में क्या है, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे मेडिकल भी होता है जहां पे मैथमेटिक्स नहीं होता। तो मैं ये मान के चलता हूं, या हम फिजिक्स के टीचर्स ये मान के चलते हैं कि आपको वो मैथमेटिक्स बता दिया जाए। तो मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला तो है
साइन थीटा का, जिसे आप लिख सकते हो 2 साइन कॉस ऑफ, इस फॉर्मूले की पहचान क्या होती है कि अगर यहां पे थीटा है तो दूसरी तरफ एंगल आधा हो जाता है, आधा। ये इस फॉर्मूले की पहचान है कि दोनों तरफ एंगल आधा डबल ऐसे होता है, आधा डबल। और जो दूसरा फॉर्मूला है यहां पे वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा का, जो हुआ करता है 2 कॉस स्क्वायर। यहां भी आप समझ गए कि आधा डबल एंगल, ये इसकी पहचान है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं और कुछ भी नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन, आज का फोर्थ क्वेश्चन, शो बीटा बराबर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर बराबर, आराम से चेक करो, आराम से। इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी का बहुत यूज है। मैंने लिखा सिर्फ पी, इसका मतलब है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर लिखा है। मैंने लिखा सिर्फ क्यू, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर लिखा है। टर्मिनोलॉजी का बहुत यूज है इस चैप्टर में। तो अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो ये शो करना है। आपके पास कुछ सेकंड्स का समय है। मैं एरो के दूसरी तरफ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा और मैं इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, इक्वेशन से, फॉर्मूले से जो अभी अपन ने निकाला है, और वेक्टर डायग्राम बना के। वेक्टर डायग्राम जब बनाऊंगा ना, तब प्रश्न ये आएगा कि मेरे को आइडिया कैसे लगा कि ये क्वेश्चन वेक्टर डायग्राम से हो जाएगा। भाई कहने का मतलब है, समझिए, समझदार बच्चा वो होता है जो चैप्टर की बारीकियां सीखे। ये तो वेक्टर डायग्राम से नहीं किया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वेक्टर डायग्राम बनाने का आइडिया कैसे लगेगा। कैसे ये पता लगेगा कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन वेक्टर डायग्राम बना के हो जाएगा, अभी बताता हूं। पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अभी हमने टेंजेंट बीटा निकाला था। देखो मैं P को Q लिख रहा हूं क्योंकि बराबर दिए हुए हैं, क्योंकि बराबर दिए हुए हैं, बराबर। Q कैंसिल होगा, जो आप कर सकते हो, ऊपर बचेगा ये और नीचे होगा ये। Q कैंसिल होगा, फॉर्मूला लगाऊं तो हम समझते हैं, हम समझते हैं, और पूरे के नीचे होगा ये, इतना। चेक कर लो आराम से। तो ये 2 कैंसिल होगा और 1 पावर कोस का कैंसिल होगा। आराम से चेक कर लो, आराम से। थोड़ी लाइन पतली लगा दी पर कैंसिलेशन मैंने आपको दिखा दिया। तो ऊपर बचेगा साइन, नीचे बचेगा कोस, बराबर होगा इसके, और फिर आप टेंजेंट काट देंगे और जो प्रूव करना है हो जाएगा। टेंजेंट काटते ही जो प्रूव करना है हो जाएगा। प्रूव करना था ये तो हो गया एक मेथड इक्वेशन से। अब मेरे को यह आइडिया कैसे लगा कि मैं इसे वेक्टर डायग्राम से भी कर सकता हूं, चेक कर लेते हैं।
तो देखो सीधी सी बात है, वेक्टर डायग्राम की फिगर को बनाना होगा। चेक कर लो। अब मेरे को ये ऐसे पता लगा कि देखो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। आराम से चेक करो, क्योंकि इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल हुआ करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आई होप ये मैथमेटिक्स पता होगा सभी को। इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल भी इक्वल हुआ करता है। एम आई राइट? तो अगर ये एंगल बराबर है तो मैं ये समझ गया कि अगर मैं एक एंगल को अपनी तरफ से ये मान लूं, सपोज ये, सपोज, तो ये भी इतना होगा। अब मेरे को पता है कि ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो ये होगा इतना। तो दो वेक्टर के बीच का होगा इतना। हो गया? अरे बच्चों हो गया। सर कैसे हो गया? ये आर वेक्टर था मेरा, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा लिया था और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लिया था। तो चेक कर लो बच्चों, जो ये वाली वैल्यू है वो इसकी आधी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं थीटा बाय 2 करूं तो मेरे को ये मिलेगा। आराम से चेक करो। तो यहां से मेरे को आइडिया लगा कि मैं वेक्टर डायग्राम बना के इसे सॉल्व कर सकता हूं। सर कैसे, थोड़ा बताओ ना हमें। मेरे को दो बातें पता थी। एक तो बराबर साइड के सामने वाला एंगल बराबर होगा, तो मेरे को दो एंगल मिल जाएंगे। ट्राइंगल में सम 180 होता है, तो मेरे को तीसरा मिल जाएगा। मेरे को ये बात पता थी और यहां से मेरे को आइडिया लगा कि मैं इसे वेक्टर डायग्राम बना के भी कर सकता हूं। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? बताना एक बार। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? क्या ये समझ में आया कि मेरे को कैसे पता लगा कि मैं वेक्टर डायग्राम से ये कर सकता हूं? प्लीज रिप्लाई। अब यहां पे एक चीज और है, और वो है टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू जो हुआ करती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हुआ करता है 1/0। ये याद रखना है सभी को। अभी क्वेश्चन दूंगा मैं, याद रखना है सभी को ये, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन दूंगा मैं, तो इसे मैं एक बार हटा रहा हूं और क्वेश्चन एक बार देख लो क्या है। ये फोर्थ था। कुछ कंडीशंस है इसमें भी, और वो कंडीशंस है, एक बार देख लेना। आज का फिफ्थ क्वेश्चन, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 और बीटा दिया हुआ है। प्लीज चेक करें, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। प्लीज चेक करें, प्लीज। और पता क्या करना है? पता करना है ये शॉर्ट में जानबूझ के लिखा ताकि आप टर्मिनोलॉजी सीखो। मैं ये भी तो लिख सकता था, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ये भी तो लिख सकता था। पर शॉर्ट में इसीलिए लिखा ताकि आप समझो कि ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये क्यू वेक्टर का। बारीकियां सिखा रहा हूं चैप्टर की, और कुछ भी नहीं। कोशिश कर लो एक बार।